स्मार्ट स्टडी विद सोनू पुनिया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम वापस आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप सबको। ना ही आप सबको, सिर्फ 10th वालों को ही क्यों, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हैं उनको भी, और जो 12th पास आउट कर चुके हैं, जो ग्रेजुएशन करने वाले हैं उनको भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। इसलिए वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो आज का हमारा टॉपिक आपको बोर्ड पर दिखाई दे चुका होगा कि क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज अ नरेशन। नरेशन होता क्या है? नरेशन, अगर हम अपनी बात को किसी तक पहुंचाएं, वो होता है नरेशन। सिंपल भाषा में कहें, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें अपना मैसेज किसी को पास करना है तो वो हम नरेट करते हैं। लाइक आपने नहीं सुना कि आपके टीचर्स कहते होंगे कि हु इज द नरेटर ऑफ दिस पोएम, हु इज द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी। तो नरेटर वही होता है जो किसी बात को पहुंचाता है। ऑथर कौन होता है? जो किसी बात को लिखता है। दिस इज द ऑथर। लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ की कोई पोएम है तो वो उस पोएम का ऑथर है, ना कि उसका नरेटर है। नरेटर कौन होगा? जो उस पोएम को पढ़कर सुना रहा है, दैट पर्सन इज कॉल्ड द नरेटर। तो उसी तरह आज हम देखेंगे कि हम अपनी बात किस किस तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं और क्या क्या मेथड्स हैं, क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो फ्रॉम दिस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। व्हाट इज अ नरेशन? Narration means to convey the message either verbally or non-verbally. Narration वो होता है कि हम अपना मैसेज वर्बली बोलकर बताएं या ना बोलकर बताएं या लिखकर बताएं। जिस भी वे में हम अपनी बात को कन्वे करते हैं, अपने मैसेज को कन्वे करते हैं, that thing is called the narration. We can report what person says in two ways, direct and indirect. एक तो बात होगी कि नरेशन क्या होता है, दूसरी बात ये आती है कि हम अपनी बात किस वे में पहुंचा सकते हैं। तो हम अगर किसी पर्सन ने कुछ कहा है तो उसकी बात को हम दो तरीके से बता सकते हैं। या तो डायरेक्ट कर सकते हैं उसकी बात को, या इनडायरेक्ट बता सकते हैं। जैसे उसने जो कहा एज इट इज उसको कोट करके लिख दिया, दैट थिंग इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। और इनडायरेक्ट वो हो गया कि जो उसने कहा उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके बिहाफ पर दूसरे ने उस बात को कन्वे किया, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन। तो एग्जांपल ये है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। मोहन सेड इन्वर्टेड कोमा एंड आफ्टर सेड देयर इज अ कोमा, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। मोहन ने क्या कहा? आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। मोहन सेड, यहां तक तो एक बात हो गई। उसके बाद जो उसकी मैसेज था वो एज इट इज हमने कोट कर दिया, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। ये हो गई डायरेक्ट स्पीच। किसका एग्जांपल है ये? डायरेक्ट का। ओके फ्रेंड्स, फिर आता है मोहन सेड दैट ही वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। मोहन ने कहा कि, दैट यहाँ किसके फॉर्म में यूज हुआ है? कि। मोहन ने कहा कि वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसकी बात को इनडायरेक्टली कहना, दैट इज अनदर वे ऑफ कन्वेइंग द मैसेज टू द पर्सन। दिस इज इनडायरेक्ट नरेशन। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम जानते हैं कि क्या क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं हमें नरेशन के लिए, एंड उसके बाद भी आप कैसे मैसेज को कन्वे कर पाएंगे। बहुत से बच्चों को डाउट्स रहते हैं कि नरेशन में भी कभी प्रेजेंट आता है तो उसके बाद कन्वे नहीं कर पाते हैं, पास्ट आता है तो कैसे कन्वे करें। तो ऑल दिस डाउट्स विल बी क्लियर्ड इन दिस वीडियो एंड यू शुड वॉच दिस वीडियो। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या फिर इसके बाद वापस चलाकर भी देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम जानते हैं अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ नरेटिंग द मैसेज। देखिए दोस्तों, क्या है हमारे रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। फर्स्ट रूल इज दैट, फर्स्ट रूल क्या कहता है हमसे? फर्स्ट रूल ये कहता है कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, द reported verb is changed into the corresponding past tense.
अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है तो हमारा रिपोर्टेड वर्ब भी पास्ट टेंस में ही होगा। ये हमारा फर्स्ट रूल है। क्या इसका एग्जांपल देखते हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगर हम एग्जांपल पढ़ते हैं तो ज्यादातर चीजें हमें एग्जांपल से क्लियर हो जाती हैं, इसलिए यू शुड ऑलवेज see the examples and always seek for the examples to grab the information। तो देखिए एग्जांपल क्या कहता है। गुरप्रीत said I ate my sister's lunch। गुरप्रीत क्या कह रहा है। गुरप्रीत said I ate my sister's lunch। ये हो गया डायरेक्ट नरेशन, समझ गए आप लोग। गुरप्रीत said that he had eaten his sister's lunch। ये हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। अब कैसे पता चलेगा कि ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट नरेशन जो होता है वो किसी भी सब्जेक्ट की एज इट इज कही हुई बात को इन्वर्टेड कोमा में दिखाया जाता है। ये देखिए आई एट माई सिस्टर्स लंच, ये गुरप्रीत ने कहा था, इसको हमने इन्वर्टेड कोमा में बंद किया है। जो उसने कहा था सेम वही बात हमने लिख दी है। लाइक अगर हमारे बुक्स में किसी भी बड़े राइटर की कोई बात आती है तो उसे इन्वर्टेड कोमा में हाईलाइट करके दिखाते हैं या फिर बोल्ड लेटर्स में दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? ताकि उसने जो बात कन्वे की थी वो एज इट इज लोगों को पता चले, ना कि उसमें कोई खिचड़ी मचाकर उसके बीच में कुछ और ऐड कर दिया। ऑल दोज थिंग्स आर रिमूव्ड एंड इट्स सेम एज इट इज थिंग इज सेड इन द बुक। ओके फ्रेंड्स, तो एक नोट भी दिया गया है इधर कि द वर्ब सैड, कौन सा वर्ब? सैड इन द अबव सेंटेंस इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड द वर्ब इनसाइड इन्वर्टेड कोमा इज कॉल्ड रिपोर्टेड वर्ब। क्या बताया गया इसमें? जो हमारा सैड है डायरेक्ट स्पीच में वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग मतलब किसी को बताने वाला है। फिर इसके बाद में जो भी वर्ब इसके इन्वर्टेड कोमा के अंदर आया है, लाइक वर्ब आया है एट, तो एट हो जाएगा रिपोर्टेड वर्ब कि वो रिपोर्ट कर चुका है, वो उस बात को कह चुका है। और सैड वो उस बात को दूसरे को बताएगा। ठीक है। फिर आता है इसमें कि ये जो रूल्स थे कि आई एट माई सिस्टर्स लंच, और इसमें सेकंड में लिखा है ही हैड ईटन हिज सिस्टर्स लंच। तो फर्स्ट में तो आया है आई एट, सेकंड में आया है ही हैड ईटन। ये क्यों हुआ है? ये हमारे फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हुआ है। क्या बताया था कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वो पास्ट में है तो हमारा रिपोर्टेड वर्ब भी पास्ट में हो जाएगा। तो सेड एज इट इज आ गया। जब हमें कोमा हटाना होता है तो उसकी जगह हम दैट यूज करते हैं, दस यूज करते हैं, दैट्स वाई यूज करते हैं। वो भी अभी मैं आपको बताऊंगी कि पूरा एक बॉक्स बना के दूंगी जिसमें सारे लिखे होंगे वर्ड्स और एक्सप्रेशंस विद इट्स टाइम एंड प्लेस, कि ये कौन से वे में यूज करने होते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारा फर्स्ट रूल का ये देख लीजिए कि एट का हो गया ईटन, पास्ट फॉर्म यूज करने को कहा है ना इसने कि ईट एट ईटन। यही होता है कि इसमें आई एट का हो गया ही हैड ईटन, और सैड का हो गया इन्वर्टेड कॉमा हटाकर सैड दैट। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा जो माँ भी कह रही थी ना कि बॉक्स बनाकर दिखाऊंगी उसमें कौन से वर्ड्स और एक्सप्रेशंस यूज होते हैं टाइम के साथ में। तो अभी देख लेते हैं। तो देखो दोस्तों, ये रहा स्क्रीन पर हमारा सेकंड रूल। क्या कहता है हमसे ये कह रहा है कि फर्स्ट इज एम बिकम्स वॉज। जो भी हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं इज एम, वो क्या बन जाएगा? वॉज बन जाएगा, पास्ट में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? लाइक टीना सेड आई एम सॉरी। फिर टीना क्या कहती है? टीना सेड दैट शी वाज सॉरी। एज सिंपल एज यू कैन सी। क्या लिखा है इसमें? टीना ने कहा आई एम सॉरी। एम कहाँ गया? एम बन गया वॉज। एम क्या हो गया? वॉज हो गया। कुछ नहीं किया हमने, सीधा जो एक इज एम आर दिखाया था, इज एम दिखाया था, वो वॉज हो गया। जहां भी आपको इज दिखे, एम दिखे, उसको पास्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, फंडा यही है बस। टीना ने कहा शी वाज सॉरी, ये हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो फाइंड आउट कर सकते हैं अब आप। तो
फर्स्ट जो है इन्वर्टेड कॉमास में वो हो गया डायरेक्ट नरेशन, सेकंड आ गया इनडायरेक्ट नरेशन। सेकंड देखते हैं हमारा रूल क्या कहता है। सेकंड पार्ट, आर बिकम्स वर, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होता है आर, वो क्या बन जाएगा, वर, वर हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अभी मैंने बताया था कि जब भी आप कोई चीज पढ़ें, इवन आप इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ में, साइंस में, किसी भी सब्जेक्ट में एग्जाम्पल जरूर देखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल हमें बहुत सी चीजें क्लियर करवा देता है। और एग्जाम्पल देखने का एक ये भी मेथड है कि आप पहले डिफिकल्ट पर मत जाएं, हाई लेवल की चीजों को छोड़ ही दें, पहले सीधा नॉर्मल चीजों को उठाएं, क्योंकि नॉर्मल चीजें हमें अच्छे से समझ आ जाएंगी। फिर हम देखते हैं, एक बार आप नॉर्मल देखें एग्जाम्पल, फिर एक डिफिकल्ट एग्जाम्पल देखें, फिर उसके बाद एक नॉर्मल देखें, फिर एक मीडियम एग्जाम्पल देखें। ऐसे करके आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं एग्जाम्पल से। साथ साथ में जो भी आप रूल्स पढ़ें उसके एग्जाम्पल्स आपको जरूर देखने हैं। इस वे में अगर आप पढ़ेंगे तो आप जरूर अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, आई गारंटी दैट। देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। He said they are coming to meet us, या क्या आ गया, आर। आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब आप ही बताइए। आर कन्वर्ट हो जाएगा वर में। क्या बताया था अभी इसमें, आर विल बिकम वर। He said that they were coming to meet them, अस का हो गया them, और एज इट इज जो था वो हमने लिख दिया। सिर्फ ये जो कोमास थे, इन्वर्टेड कोमास और कोमा था, इसको हमने हटाकर दैट कर दिया। सिंपल, कुछ भी नहीं किया। फिर थर्ड पार्ट क्या कहता है, हैज हैव बिकम हैड, जो हैज और हैव है वो हो जाएगा हमारा हेड। हेड क्या हो जाएगा, एग्जांपल देखते हैं। शी सेड आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, क्या किया, किसने कहा, मोस्टली क्लासेस में लड़कियां यही करती हैं कि जल्दी से होमवर्क कंप्लीट हुआ नहीं कि सर आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, तो उसी को उठा लेते हैं। शी सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क, हो गया सीधा हैव का हेड। बस सिंपल ही है, कुछ भी नहीं है करना इसमें आपको। तो चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल को कि नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है। थर्ड रूल इज सेइंग दैट इन केस द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, कौन से टेंसेस में, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस, then no changes are made in the tense of reported verb, कौन से वर्ब में नहीं होंगे चेंजेस, रिपोर्टेड वर्ब में चेंजेस नहीं होंगे अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। ओके फ्रेंड्स, एग्जांपल देखते हैं कि क्या है। सलमा सेज, सलमा सेज आई वांट टू गो टू दिल्ली, सलमा ने कहा कि मुझे दिल्ली जाना है। फिर इसका इनडायरेक्ट देखते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन क्या है, सलमा सेज दैट, इनके बिहाफ पर आया दैट शी वांट्स टू गो टू दिल्ली। सिंपल, कुछ भी नहीं करना था, बिल्कुल सिंपल रूल्स है। इसमें जो सेज था वो एज इट इज आ गया, इन्वर्टेड कॉमास हटाए तो दैट आ गया। फिर इसके बाद में सलमा को हमने बना दिया शी, लाइक हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, सब्जेक्ट के बाद में एक ऑब्जेक्ट आता है। वॉन्ट का हो जाएगा वॉन्ट्स, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रेजेंट में वॉन्ट्स आता है, एस ई एस आते हैं प्रेजेंट टेंस में हमेशा, तो वॉन्ट का हो जाएगा वॉन्ट्स। ओके, फिर गो टू दिल्ली एज इट इज आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। सिर्फ आपको थोड़े से रूल्स याद करने पड़ेंगे कि कौन से रूल में क्या बताया गया था, अब कौन सा रूल फॉलो करना है, अब कौन सा रूल फॉलो करना है, तो यही आपको अच्छे से स्कोरिंग करवा सकते हैं। फोर्थ हमारा जो रूल है वो कहता है इफ द रिपोर्टेड वर्ब स्टेट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ, कौन सा ट्रूथ, यूनिवर्सल, देन ऑल्सो नो चेंजेस आर मेड इन इनडायरेक्ट स्पीच। अगर हमारा रिपोर्टेड वर्ब यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, देन रिपोर्टिंग इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ वह ट्रूथ जो कभी झुठलाया नहीं जा सकता, लाइक सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य हमेशा पूर्व से ही उदय होता है, ना कि पश्चिम से होता है। ये ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ है।
द ताजमहल इज इन द आगरा, ताजमहल आगरा में ही है और वहीं रहेगा, चाहे हम रहें या ना रहें लेकिन वो वहीं रहेगा। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसी तरह अगर कुछ भी यूनिवर्सल ट्रूथ हमारे आता है एग्जाम में, एग्जाम्पल के तौर पर हमें पूछा जाता है उसकी इनडायरेक्ट नरेशन कीजिए, तो वो चेंज नहीं होता है। तो देखो बच्चा पार्टी, हमारा एग्जाम्पल क्या आया है? हमारा एग्जाम्पल ये है, राधा सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये सेंटेंस किस किसने नहीं सुना वो कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये तो बहुत यूनिवर्सल ट्रूथ है। मोस्टली बचपन से ही सिखाया जाता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हमेशा ईमानदार रहिए, अपने काम के प्रति, अपने जिम्मेदारी के प्रति हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। तो इसको हमने यूनिवर्सल ट्रूथ मान लिया है। फिर इसका क्या था, राधा सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जहां भी आपको यूनिवर्सल ट्रूथ दिखाई दे जाए वहां यूनिवर्सल ट्रूथ को एज इट इज उठा के वहीं रख दीजिए, और पीछे जो सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब लिखा था उसको एज इट इज लिख दिए, बीच में दैट लगा दीजिए, एक कंजक्शन लगा दीजिए दैट, जो दोनों सेंटेंसेस को या फिर दोनों फ्रेजेस को कंबाइन करता हो, कंजक्ट करता हो। ओके फ्रेंड्स, और अब हम जो देखने वाले हैं उसके लिए आप पहले अपने पेन और कॉपी निकाल लीजिए, क्योंकि अगर आप ये बॉक्स नहीं बनाएंगे तो आपको याद नहीं रहेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कुछ वर्ड्स के चेंजेस क्या होते हैं, उनको हम कैसे लिख सकते हैं। ओके, तो पहले आप नोटबुक निकाल लीजिए। ये है रूल्स फॉर चेंजिंग वर्ड्स और एक्सपीरियंसेस ऑफ टाइम एंड प्लेस। क्या है, मैंने एक बॉक्स बनाया है। इस बॉक्स में एक साइड हमने दिया है कॉलम डायरेक्ट का, एक साइड दिया है इनडायरेक्ट का। इस साइड में जो एक्सपीरियंसेस या फिर जो वर्ड्स हैं टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग, उसको हमने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। सिंपल, देख लिया आपने। फिर इसके बाद आप देखते हैं कि टुडे को हम कैसे लिख सकते हैं इनडायरेक्ट वे में। कैसे लिख सकते हैं? टुडे लिख सकते हैं हम दैट डे, उस दिन, ठीक है। यस्टरडे को हम लिख सकते हैं द डे बिफोर और द प्रीवियस डे, जो बीत चुका है उसे हम कहेंगे द डे बिफोर और द प्रीवियस डे। ओके फ्रेंड्स, फिर आता है टुमारो। टुमारो को हम कैसे लिख सकते हैं? जो आने वाला है, आया नहीं है, जो आने वाला है उसको हम कैसे लिखेंगे? द नेक्स्ट डे, जो कल होगा, आज नहीं, आज को हम लिखेंगे दैट डे, और जब हमारा दिन बीत चुका है उसको हम लिखेंगे द प्रीवियस डे और द डे बिफोर, और जो आने वाला है उसको हम लिखेंगे द नेक्स्ट डे। फिर आता है कि नेक्स्ट वीक, बहुत सी बार एग्जांपल्स में आता है कि आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करें? तो उसको ऐसे चेंज कर सकते हैं, आई एम गोइंग टू, ही सेड दैट ही इज गोइंग टू दिल्ली द फॉलोइंग वीक। ओके, फिर आता है अ ईयर और एगो। बहुत सी बार आता है स्टोरीज में भी कि मैनी टाइम्स अगो, सेवरल ईयर्स अगो, तो एगो को हम कैसे लिख सकते हैं? या फिर अ ईयर, द प्रीवियस ईयर और ईयर बिफोर, जो उस साल से पहले बीत चुका है उसको हम अ प्रीवियस ईयर और अ ईयर अगो कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। और अभी इसके बाद में जो 3 रूल्स और बचे हैं उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज दूंगी। वो एक्सरसाइज जो भी बच्चा सॉल्व करके जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएगा वो हमारा फेवरेट स्टूडेंट होगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए एक्सरसाइज से पहले 2 रूल्स और देख लेते हैं क्या है हमारे रूल्स। 5th रूल क्या कहता है हमसे? 5th रूल कहता है कि इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस द क्वेश्चंस आर चेंज्ड इनटू स्टेटमेंट्स। पहले तो आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते कौन से हैं। उससे पहले आप कमेंट करें, उससे पहले मैं बता देती हूँ कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस होते हैं। आपने नहीं सुना कि बहुत सारे नेता जो होते हैं पॉलिटिशियंस को भी इंटेरोगेट किया जाता है, उनसे भी क्वेश्चनिंग की जाती है बहुत सी बार। तो वैसे ही इंटेरोगेशन होता है और उसी टाइप से इंटेरोगेटिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो जो भी इंटेरोगेटिंग क्वेश्चन सेंटेंसेस होंगे या फिर जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है जब वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। He said, where are you going? उसने कहा where are you going? देन इसका इनडायरेक्ट जो आएगा नरेशन, he asked where I was going। देखो
जो भी रूल अभी तक हमने पढ़े हैं, पीछे अब जो पढ़ते आए हैं, उनको आप अपने दिमाग से मत निकालिएगा, क्योंकि हर रूल हर एग्जाम्पल में फॉलो हो रहा है, कुछ ना कुछ पार्ट हर रूल का फॉलो हो रहा है। नया एग्जाम्पल आ रहा है तो उसमें पीछे वाले का थोड़ा फॉलो हो रहा है, आगे वाले का नया भी फॉलो हो रहा है। तो आप इसको भी ध्यान रखिए कि ही आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग, आर वाज हो गया, सेम एज इट इज बताया था आपको वही। और ये जो क्वेश्चन मार्क था ये चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो चुका है, डॉट में कन्वर्ट हो चुका है फुल स्टॉप में। तो ये एक स्टेटमेंट हो चुकी है अब, ना कि ये क्वेश्चन रह चुका है, ठीक है। फिर एक नोट आता है, नोट क्या कहता है हमसे, दोज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विच रिक्वायर यस नो आंसर्स। कौन से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जो सिर्फ हाँ या ना में जवाब मांगते हैं, ऐसे क्वेश्चंस या फिर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस, उसमें हम क्या यूज करते हैं, इफ और वेदर का यूज करते हैं। कौन से वर्ड्स का यूज करते हैं, इन प्लेस ऑफ दैट, उस जगह हम दैट का यूज ना करके इफ और वेदर का यूज करते हैं, जहां पर सिर्फ यस और नो पूछा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, शी सेड विल यू कम विद मी, शी सेड विल यू कम विद मी। अगर आपसे कोई दोस्त पूछ ले विल यू कम विद मी, तो आप उसको हाँ या ना में जवाब देंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हाँ या ना में जवाब मांगते हैं, उनमें क्या होता है, शी आस्क्ड इफ, यहाँ सेड नहीं, सेड के बाद में दैट नहीं आया कोमा हटाने पर, कोमा तो वैसे भी हट चुका है, लेकिन यहाँ दैट के बजाय इफ आ गया है। इफ की जगह हम वेदर भी लिख सकते हैं, शी आस्क्ड वेदर आई वुड गो विद हर, शी आस्क्ड इफ आई वुड गो विद हर, जो भी आपको सुटेबल लगे उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, ये लीजिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर हाजिर हो चुका है हमारा नेक्स्ट रूल, क्या कहता है हम देखते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, पहले तो ये बताइए आप कमेंट करके इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते कौन से हैं। उससे पहले मैं बता देती हूँ कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो हमें कमांड करते हैं, ऑर्डर करते हैं, वार्निंग देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। फिर क्या ये रूल क्या कहता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस का, कि रिपोर्टिंग वर्ब इज रिप्लेस्ड बाय वर्ब्स लाइक आस्क्ड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, इम्प्लोर्ड, एडवाइज्ड और वार्न्ड एक्सेट्रा, फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट टू। जो भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस की डायरेक्ट स्पीच आती है, उसको हम इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब सैड होता है, सैड को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, रिक्वेस्ट में, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, ऑर्डर्ड, वार्न्ड, और क्या हो सकता है, एडवाइज्ड, इम्प्लोर्ड। ऐसे वर्ड्स से, ऐसे वर्ब्स से हम उनको चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, और साथ में उनके बाद में एक ऑब्जेक्ट भी आता है, टू ऑब्जेक्ट हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंसेस में होता है, ये आप ध्यान रख लीजिए। And also note down the points in your notebook with me. Example is this, call the witness, said the magistrate. मैजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि विटनेस को बुलाइए। अब इसका आपको दिख रहा है कि मैजिस्ट्रेट एक पोजीशन पर है, उन्होंने अपने जो लोअर पोजीशन के लोग हैं, जो अपने पुलिस में हैं, उनको ऑर्डर किया कि जो विटनेस है उनको बुलाइए। तो उन्होंने क्या किया, अभी ऑर्डर दिया है, कमांड किया है उनको। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सैड को चेंज करके लिख देंगे हम यहाँ पर, सैड क्या हो जाएगा हमारा, ऑर्डर्ड हो जाएगा। द मैजिस्ट्रेट ऑर्डर देम टू कॉल द विटनेस। और हाँ, एक बात ये भी है कि आपने अभी तक जो एग्जाम्पल्स देखे हैं, उसमें ये वाली जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है इस साइड से, जो ये फ्रेज होती है, ये आपने इस हैंड को देखा होगा, इस साइड देखा होगा, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये आगे लिखी जाएगी या फिर ये पीछे लिखी जाएगी, कहीं भी लिखी जा सकती है, बीच में भी हो सकती है, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकती है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, डोंट स्लीप लेट। ये किसने कहा, सेड द टीचर। टीचर ने हमें क्या कहा, डोंट स्लीप लेट। फिर एक कौन सी, किस टाइप का इंपेरेटिव सेंटेंस है, आपको पहले सोचना है कि ये किस टाइप का इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसमें रिक्वेस्ट की गई है, या फिर हमें प्लीड किया गया है, या फिर हमें वार्निंग दी गई है, या रिक्वेस्ट है, एडवाइस दी गई है, या फिर हमें कमांड मिला है या ऑर्डर मिला है। इसलिए ये जो टीचर ने कहा वो एक एडवाइस के तौर पर भी हो सकता है या फिर वार्निंग के तौर पर भी हो सकता है। तो मैंने ये दोनों ही लिख दिए हैं।
आप ध्यान रखिएगा कि ये वार्निंग भी हो सकती है और एडवाइस भी हो सकती है। टीचर एडवाइज्ड नॉट टू स्लीप लेट। अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट टू इसमें भी आया है और ऑब्जेक्ट टू इसमें भी आया है, तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस है उनका इनडायरेक्ट नरेशन में टू ऑब्जेक्ट हमेशा जरूरी है। फिर एक नोट आता है, क्या कहता है हमसे नोट, इफ द रिपोर्टेड सेंटेंस इज नेगेटिव, कौन सा होगा रिपोर्टेड सेंटेंस, नेगेटिव होगा, देन द ऑब्जेक्ट is first followed by negative particle and then to। अगर हमारा कोई भी रिपोर्टेड सेंटेंस नेगेटिव आया है तो उसका वो जो ऑब्जेक्ट है वो पहले नेगेटिव पार्टिकल्स को ही अटैच करेगा, उसके साथ कनेक्ट करेगा, फिर उसके बाद में टू ऑब्जेक्ट कन्वर्ट उसके साथ में ऐड होगा। तो देखिए टीचर ने क्या कहा, डोंट। डोंट कैसा वर्ड है, डोंट एक नेगेटिव टाइप का वर्ड है, नेगेटिव एंटिटी है। अब हम कह सकते हैं कि डोंट नेगेटिव एंटिटी है तो पहले यहाँ पर टू से पहले नेगेटिव पार्टिकल ही आएगा, ये अभी हमने इसमें नोट में पढ़ा। तो टू इसमें पहले आ चुका है और उसके टू इसके बाद आया है, नोट इससे पहले आ चुका है। तो यही रूल हमें कहता है कि जो भी नेगेटिव एंटिटी होती है, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उसमें पहले नेगेटिव पार्टिकल आता है, फिर उसके बाद टू ऑब्जेक्ट ऐड होता है। ओके फ्रेंड्स, फिर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल जो हमें क्या बताएगा। अभी नेक्स्ट रूल हमें कुछ अलग ही बताएगा, देखते हैं क्या बताता है। तो देखो मेरे अच्छे दोस्तों कि हमारा रूल आ चुका है। क्या कहता है हमसे, नेक्स्ट रूल कहता है एक्सक्लेमेशंस। एक्सक्लेमेशंस कौन से होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हमें सरप्राइज होता हो, जिसमें हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती हो, इंटेंस खुशी मिलती हो, ग्रीफनेस होती हो और पेंटिनेंस होती हो, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। और उसमें आपने देखा होगा कि ये इस टाइप का एक डैश और उसके नीचे डॉट यूज होता है। उस जो भी जिस भी सेंटेंस में ये डैश और ये डॉट यूज हुआ है उसको आप देखते ही समझ लीजिए दीज आर द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड यू हैव टू फॉलो दीज रूल्स फॉर दैट सेंटेंसेस। ओके, फिर ये क्या कहता है, द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू एक्सक्लेमेटरी वर्ब्स लाइक डिक्लेयर्ड, एक्सक्लेम्ड, विश्ड एक्सेट्रा। अगर हमारा रिपोर्टेड वर्ब जो है, रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टेड वर्ब है, उसको हमें चेंज करना है किसमें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया है डायरेक्ट में और उसे हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो उसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो चेंज कर दिया जाता है किसमें, एक्सक्लेम्ड, डिलाइटेड और विश्ड टू, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं डिक्लेयर टाइप के, उनमें चेंज कर दिया जाता है। फिर सेकंड रूल क्या कहता है इसमें, इंटरजेक्शंस एंड एक्सक्लेमेशंस like alas, bravo, etc. are omitted in reported speech। जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें बहुत सी बार हम यूज करते हैं हुर्रे, अलास, ब्रेवो, तो उन जो इंटरजेक्शंस होते हैं उनको हम चेंज कर देते हैं, किसमें चेंज कर देते हैं, phrases like with delight, with regret, etc. are used in appropriate place instead of alas, bravo and many more exclamatory वर्ड्स। एग्जाम्पल क्या कहता है, एग्जाम्पल जरूर देखना चाहिए हमें। एग्जाम्पल कहता है ही सेड व्हाट अ फूल मैन इज। कैसे बोलते हैं, अगर हमें मतलब चौंकाने वाली कोई बात बोलनी है तो कैसे बोलेंगे, ही सेड व्हाट अ फूल मैन इज। अगर आपको कुछ कहना है कि आप जीत गए हैं कोई चीज, वाओ ब्रेवो वी हैव वॉन द मैच, तो ऐसे बोलते हैं हम जब हमें बहुत ज्यादा खुशी होती हो या फिर हमने कुछ ऐसा सुन लिया हो जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, ग्रीफ वाला है, तब भी हम कहते हैं अलास दिस इज नॉट टू बी डन। तो ऐसे सेंटेंसेस में हमें रिपोर्टेड स्पीच में क्या यूज करते हैं, फिर हम ही सेड व्हाट अ फूल मैन इज, तो सेड की जगह उसने एक्सक्लेम किया ना, उसने बताया, मतलब सरप्राइजिंगली बताया, तो उसकी जगह हम एक्सक्लेम यूज करेंगे। फिर आता है he exclaimed that Mayank was a fool। क्या आ गया इसमें, उसने कहा, उसने कैसे कहा, सरप्राइजिंगली कहा, धीरे से नहीं कहा, सरप्राइजिंगली कहा what a fool Mayank is, तो उसको ही हम चेंज कर देंगे that Mayank was a fool। सिंपल। सेकेंड एग्जाम्पल है हुर्रे वी हैव won the match said the boys। लड़कों ने क्या कहा,
that we have won the match, hooray! Then इसका indirect narration क्या होगा? The boys shouted with delight. कैसे शाउट किया बॉयज ने? बहुत ज्यादा डिलाइट होकर, बहुत ज्यादा खुश होकर उन्होंने शाउट किया that we have won the match. फिर आता है that they had won the match. The boys shouted with delight that they had won the match. ये हो गए हमारे एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चंस, और ये हमारा रूल यही बताता है कि एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें जो इंटरजेक्शंस होते हैं उनको रिमूव करके उनकी जगह कुछ और ऐड कर देते हैं, और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आया है उसमें हम एक्सक्लेम, विश्ड और ऐसे डिलाइटेड शब्द, एडवाइस, कुछ डिक्लेयर्ड यूज करके हम उनको रिप्लेस कर देते हैं किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में। ओके, तो ये हमारे रूल्स हो चुके हैं कंप्लीट। जैसा कि मैंने कहा था हम एक्सरसाइज भी करेंगे, तो एक्सरसाइज मैं आपको दे रही हूँ, और आप जो भी बच्चा सबसे पहले एक्सरसाइज करके मुझे कमेंट करके बताएगा कि किसने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, किसके क्या क्या डाउट्स हैं। जिसको डाउट्स हैं मैं उनके लिए फिर वापस एक और वीडियो बना दूंगी, अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं या नहीं किए हैं। दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया है जिसमें आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से क्वेश्चंस में डाउट्स हैं, ताकि उसके लिए भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर सकूं और आपको उसके एग्जांपल्स भी, रिलेवेंट एग्जांपल्स भी दे दूंगी। टिल देन, बी पॉजिटिव एंड बी हेल्दी एट योर होम्स एंड प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशंस। और खूब खाइए, अच्छा खाइए, क्योंकि जब तक आप खाएंगे पिएंगे नहीं आपको एनर्जी नहीं आएगी और एग्जाम में कैसे लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।